नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूएस की तरफ से वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद में ट्रम्प का दूसरा जो टारगेट है वो है ग्रीनलैंड। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रम्प की तरफ से लगातार ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, थ्रेट क्रिएट की जा रही है डेनमार्क को। और ट्रम्प ने रिसेंटली यहाँ पर यह कहा है कि ग्रीनलैंड यूएस के कंट्रोल में तो आएगा ही, चाहे ये सॉफ्ट तरीके से हो या फिर ये हार्ड तरीके से हो। इवन कि ट्रम्प की तरफ से ओबामा को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ओबामा के टाइम में ग्रीनलैंड को लेकर, ईरान को लेकर एक शॉर्ट टर्म डील की गई थी, लेकिन ट्रम्प यहां पर कहते हैं कि शॉर्ट टर्म डील से काम नहीं चलने वाला है। और ग्रीनलैंड को डिफेंड करते हुए ट्रम्प ने यहां पर यह कहा कि हम लोग ग्रीनलैंड को इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि चाइना और रसिया ग्रीनलैंड को एक्वायर न कर ले, और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना और रसिया जैसा जो देश है ये यूएस के पड़ोसी हो। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. So इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर क्यों ट्रम्प इतना डेस्परेट है, क्योंकि ग्रीनलैंड का जो मामला है अब ये काफी इंटेंसिफाई हो चुका है। तो इसके पीछे ट्रम्प का जो रियल गेम प्लान है ना, ये समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर ये कहा कि डेनमार्क पिछले 500 साल से ग्रीनलैंड के ऊपर में दावा कर रहा है। मींस यहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर जो क्लेम है इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं। तो हम लोग ब्रीफली समझेंगे ग्रीनलैंड के इतिहास के बारे में। सो बात करते हैं शुरुआत से। सो जब से यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर किया है, इसके बाद में यूएस का जो दूसरा टारगेट है वो ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प ने पहले भी ये दावा किया कि ग्रीनलैंड यूएस के कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से ये जो पूरा मामला है ये इंटेंसिफाई हो चुका है। और ट्रम्प ने यहाँ पर एक फ्रेश वार्निंग जारी की है ग्रीनलैंड को लेकर। इवन की व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन लेविट, इन्होंने भी कहा है कि ऑक्युपाइंग ग्रीनलैंड इज नेसेसरी फॉर अमेरिका। रशियन एंड चाइनीज एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग इन द आर्कटिक रीजन। द ऑप्शन ऑफ यूजिंग द मिलिट्री इज ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट। और इनफैक्ट ट्रम्प ने यहाँ पर यह कहा कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन ग्रीनलैंड वेदर दे लाइक इट और नॉट। फिर आगे इसके पीछे रीजन देते हैं कि यूएस इसलिए भी चाहता है ग्रीनलैंड को कैप्चर करना क्योंकि रशिया और चाइना ये ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव रशिया और चाइना एज ए नेबर। आई वुड लाइक टू मेक अ डील द इजी वे। और अगर इजी वे में नहीं होता है तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ वी डोंट डू इट द इजी वे वी आर गोइंग टू डू इट हार्ड वे। लेकिन हमेशा की तरह ट्रम्प यहाँ पर बाद में एक अच्छी बातें जोड़ देते हैं कि बाय द वे आई एम अ फैन ऑफ डेनमार्क एज वेल। They have been a very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. ट्रम्प ने साफ साफ ग्रीनलैंड को लेकर यह कहा कि डेनमार्क की तरफ से 500 साल पहले एक बोट आया था जिस बोट में हैंस एगेट सवार थे। और 1721 के टाइम में पहली बार ग्रीनलैंड में एक बोट आती है और वहां से शुरुआत होती है डेनिस कॉलोनी की। वैसे ग्रीनलैंड को लेकर इसके पहले भी इतिहास रहा है, जहां 1200 ईस्वी के आसपास में थूले कल्चर थे। फिर इसके बाद में ग्रीनलैंड को क्लाइमेट को देखते हुए ग्रीनलैंड को हैंड ओवर किया जाता है नॉर्वे को। फिर नॉर्वे भी 1450 के टाइम में ग्रीनलैंड से छोड़कर चले जाते हैं। और एक लंबे गैप के बाद में 1721 के टाइम में हैंस एगेट ग्रीनलैंड पहुंचते हैं और तब से लेकर अब तक ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है। और 1953 के टाइम में जो ग्रीनलैंड है वो ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा बनता है। 1979 के टाइम में ग्रीनलैंड को ऑटोनॉमी दी जाती है। 2009 के टाइम में सेल्फ रूल स्टैब्लिश होता है जिसमें डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो राइट है वो डेनमार्क के पास में होता है, बाकी जो रिमेनिंग राइट्स है वो ग्रीनलैंड के पास होता है। लेकिन एक बार करंट जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए यूएस यहाँ पर फिर से डेनिश सॉवरेनिटी को यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। और इसी को लेकर ट्रम्प ने यह कहा कि यू डिफेंड व्हाट यू ऑन। जो डेनमार्क के पास में है आप उस चीज का डिफेंड करो, ना कि उस एरियाज के लिए जो आपने लीज में लिया हुआ है। आपको बता दें कि जो ग्रीनलैंड है जहां पर अप्रॉक्स 57,000 ग्रीनलैंडर्स है और वो रहते हैं। लेकिन ट्रम्प ने यहाँ पर जो लाइन कही है गोइंग टू डू इट द हार्ड वे, अब ये हार्ड वे यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर ये भी हो सकता है कोई एक मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, या फिर डेनमार्क के ऊपर में एक इकोनॉमिक प्रेशर डाला जा सकता है, या फिर यूएस और ग्रीनलैंड के बीच में एक बायलैटरल डील भी हो सकता है डेनमार्क को बाईपास करते हुए। इसके साथ यूएस मिलिट्री फुटप्रिंट ये भी एक्सपेंड किया जा सकता है। एक पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पर डालने की कोशिश की जा सकती है ग्रीनलैंड के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि ग्रीनलैंड के काफी ऐसे लोग हैं जो खुद डेनमार्क से अलग होना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि ये लोग यूएस से भी यहाँ पर मिलना नहीं चाहते हैं। तो ट्रम्प का ये जो लैंग्वेज है ना, ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं कहीं कोल्ड वॉर कोरिसिव डिप्लोमेसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यूएस की तरफ से ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए सॉफ्ट तरीका क्या अपनाया जा सकता है?
देखिए, यूएस अपने कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के तहत में, जिसे आप शॉर्ट में कोफा कहते हैं, जिसके जरिए यूएस जो है ग्रीनलैंड को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, डिफेंस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में यूएस को मिलिट्री एक्सेस दी जाती है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने मिलता है यूएस का। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ट्रम्प के लिए भी है कि जितने भी डेनिश सिटीजन्स हैं, करीब 57,000 के आसपास में, इनके हाथों में कुछ डॉलर ले दे के ग्रीनलैंड को लेकर कोई डील किया जा सकता है। क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि डायरेक्ट कैश पेमेंट के जरिए जो भी ग्रीनलैंडर्स हैं उन्हें इनकरेज किया जा सकता है कि आप डेनमार्क से अपने आप को अलग कर लीजिए और यूएस के साथ में एक क्लोजर अलाइनमेंट यहां पर आप बना लीजिए। और इसके लिए यूएस जो है ये हर एक ग्रीनलैंडर को 10,000 से लेकर 1 लाख डॉलर यहां पर देने के लिए तैयार है। तो अगर ग्रीनलैंड में हर एक जनता को यहां पर ये अमाउंट दी जाए तो टोटल यहां पर यूएस को खर्च आते हैं $6 बिलियन के आसपास में। तो यूएस के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। जहां यूएस अपने डिफेंस बजट में रिसेंटली $1.5 ट्रिलियन ये एस्टिमेट रखा है, तो $6 बिलियन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी जो ग्रीनलैंड है ये एक सेमी ऑटोनोमस डेनिश टेरिटरी है, तो ग्रीनलैंड की जो जनता है इनके पास में ये राइट है कि अगर ये चाहे तो यूएस के साथ भी ये मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ट्रम्प सडनली ग्रीनलैंड के बारे में इतना सोच रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। 1941 के टाइम में जब नाजी जर्मनी की तरफ से डेनमार्क को ऑक्युपाई किया जाता है, तो उस टाइम में यूएस की तरफ से मोनो डॉक्ट्रिन को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। इस मोनो डॉक्ट्रिन को लेकर हमने आपसे पहले ही बात किया कि वेस्टर्न हेमीस्फीयर में यूएस का यह कहना है कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज वेस्टर्न हेमीस्फीयर में कोई भी कॉलोनी एस्टैब्लिश नहीं करेगा, और इसके बदले में यूएस भी यूरोपियन कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं करने वाला है। और इसके कुछ साल के बाद में यूएस मिलिट्री की तरफ से 1949 के टाइम में ग्रीनलैंड के डिफेंस में नाटो को फॉर्म किया जाता है। खैर, आज के टाइम में जिस तरीके से ट्रम्प कहते हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर रशिया से और चाइना से काफी खतरा है, ये कभी भी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी रीजन है। यूएस चाहता है कि आर्कटिक रीजन में यूएस का मिलिट्री डोमिनेंस हो। वैसे आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी जो पिथफुक स्पेस बेस है वो यूएस का ही है, जिसे थूले एयर बेस भी कहते हैं। और यूएस यहाँ पर चाहता है कि ग्रीनलैंड में एक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होनी चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिटेक्शन होना चाहिए, स्पेस सर्विलांस, न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए भी यहाँ वो बिल्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो शिपिंग रूट्स हैं इसे भी यूएस कंट्रोल करना चाहता है। और ये तब से हमें देखने को मिल रहा है जब से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुआ है, और इसके कारण जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, नए नए जो शिपिंग रूट्स हैं वो इमर्ज होकर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर 2023 के टाइम में एक सर्वे किया गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड के तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि आउट ऑफ 34 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स में 25 जो मिनरल्स है वो ग्रीनलैंड में एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जिनमें खासकर गोल्ड से लेकर यूरेनियम, डायमंड, कॉपर और भी ऐसे क्रिटिकल रॉ मिनरल्स जिसका बेसिकली जो यूज है वो वेपन्स बनाने में, बाकी जो इक्विपमेंट है इसे बनाने में यूज किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों के बीच में है। तो कहीं न कहीं जो ट्रम्प है ना, ये अब डेनमार्क को ये अल्टीमेटम दे चुके हैं कि या तो जो डील है वो एक्सेप्ट कर लो, सॉफ्ट तरीके से मानना है आप उस तरीके से मान जाओ, या फिर हमारे पास में हार्ड तरीके भी है। तो यूएस कहीं कहीं यहाँ पर ये सिग्नल देना चाह रहा है कि जो हार्ड पावर जियोपॉलिटिक्स है ये अब यूएस ग्रीनलैंड के केस में इंप्लीमेंट करना चाहता है। पूरे आर्कटिक रीजन को कहीं न कहीं यूएस मिलिटराइज करना चाहता है, और इन सब का जो इम्पैक्ट है वो यूएस के अलाइज कंट्री में देखने मिल सकता है, क्योंकि यूएस कहीं न कहीं इस स्टेप के बाद में जो अलाइज कंट्रीज है, जो नाटोज है, इसे भी ओवरराइड कर रहा है। क्योंकि ट्रम्प ने अपने स्पीच में यह भी कहा कि नाटो को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये नाटो के लिए किया जा रहा है। हमने यहाँ पर नाटो को बचाया है। इफ इट वर नॉट फॉर मी यू वुडंट हैव अ नाटो राइट नाउ। खैर, इन सब के रिस्पॉन्स में डेनमार्क की तरफ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने पहले ट्रम्प के स्टेटमेंट को इरिस्पॉन्सिबल बताया, और ये कहा कि अगर ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात की जाती है तो पहले यहाँ पर शूट किया जाएगा और इसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। वैसे आपको बता दें कि 1952 के टाइम में डेनमार्क की तरफ से एक रूल लाया गया था जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी इन्वेजन होता है ग्रीनलैंड के ऊपर में तो यहाँ पर कोई इफ और बट सुना नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किए जाएंगे, पहले यहाँ पर शूट करो, उसके बाद में जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे। इवन की जो ग्रीनलैंडर्स हैं, आपको बता दें कि जो ग्रीनलैंड्स हैं वहाँ के अपने पीएम भी है, प्रेसिडेंट भी है, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जेंस फ्रेडरिक निल्सन, इन्होंने ट्रम्प के स्टेटमेंट को ये कहा कि ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है एंड सेड देयर शुड बी नो मोर फैंटेसीज ऑफ एनेक्सेशंस। यहाँ तक कि स्पेन और बाकी यूरोपियन जो अलाइज है इन्होंने भी ग्रीनलैंड को यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है। डेनमार्क के सपोर्ट में ये लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि डेनमार्क के जो एमपीज है इन्होंने भारत को लेकर भी ये कहा कि उम्मीद करते हैं कि जो भारत है ये ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ में खड़े होंगे। तो यूएस के इस स्टेप से पूरा जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये पूरा बदल सकता है, क्योंकि जो डेनमार्क है ये भी नाटो का मेंबर है, यूएस भी नाटो के मेंबर है।
और नाटो में आर्टिकल 5 में एक प्रोविजन है कि अगर किसी एक देश के ऊपर में अटैक होता है तो ये जो अटैक है बाकी मेंबर्स कंट्रीज के ऊपर भी माना जाता है। और अगर एक नाटो कंट्री दूसरी नाटो कंट्रीज के ऊपर में अटैक करता है, इन्वेड करता है, तो ऐसे हालत में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जो नाटो एलियांस है इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, इसमें एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं एक डेंजरस प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट करने वाला है फॉर अलाइज कंट्रीज के लिए। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रम्प के साथ साथ जो नाटो है और जो आर्कटिक रीजन है, खासकर ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ये न्यूज में काफी ज्यादा रहने वाला है। वैसे यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ये नेक्स्ट वीक में डेनमार्क के ऑफिशियल से मिलने वाले हैं, जिसमें खासकर फोकस पॉइंट रहने वाला है ग्रीनलैंड। सो अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ट्रम्प जिस आइलैंड को लेकर इतना डेस्परेट है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की जो बात करता है, वही देश इसे अब वायलेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूएस का एक डबल स्टैंडर्ड है जो ग्रीनलैंड को टारगेट करने के चक्कर में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।